Hello dear students, welcome to classes with Poonam. We are doing chapter number 8 of class 6th history. ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इस चैप्टर का नेम है विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड. यहाँ पर हमने देखा कि भाई हाँ विलेजेस में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किस तरीके से जो है बढ़ावा आया और कैसे कैसे जो है उस प्रोडक्शन इंक्रीज की वजह से टाउन्स और ट्रेडिंग में डिफरेंस हुए. सो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट आज हम करेंगे. लेकिन सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि भाई हाँ फर्स्ट पार्ट में हमने किस किस बारे में पढ़ा था. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में कि भाई एग्रीकल्चर में जो है आयरन टूल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था कब, नियर अबाउट 3000 ईयर्स अगो. और ये एकदम से बढ़ गया था, रैपिड हो गया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा. कैसे बढ़ा? एक्चुअली इससे पहले जो है लकड़ी के हल का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से जब लैंड को टिल्ट करते थे तो वो नीचे तक नहीं जा पाता था और वो बहुत डिफ़िकल्ट भी होता था. लेकिन जब आयरन के हल का यूज़ किया जाने लगा तो ईजीली जो है लैंड को टिल्ट किया जा सका, जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत बढ़ावा मिला. सिर्फ आयरन टूल से ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, इसके साथ साथ उसमें जो है दूसरे मेथड्स का भी यूज़ किया गया और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट मेथड है इरिगेशन, यानी कि खेतों में पानी देना. जो किंग्स होते थे उनको जो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था वो किससे मिलता था? टैक्स से मिलता था. और टैक्स वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर लगाते थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के ऊपर ही लगाते थे. तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो उन्हें भी जो है ज़्यादा टैक्स मिलेगा. इसीलिए उन्होंने जो है नए नए मेथड्स के लिए जो है पैसा लगाया. किंग्स ने जो है इरिगेशन, क्योंकि खेतों में टाइम पे आप पानी आना बहुत ज़रूरी है, तो इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स को उन्होंने डेवलप किया और उसके लिए पैसे भी दिए. और उनमें क्या क्या इंक्लूड था? कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स. ओके, सो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हु लिव्ड इन द विलेजेस, गांव में कौन कौन रहते थे. अगर हम बात करें अपनी कंट्री के सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट के बारे में, तो सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट दोनों ही जगह पर जो है थ्री टाइप्स के लोग रहते थे अकॉर्डिंग टू देयर सोशल स्टेटस. उनके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के लोग रहते थे. सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ रीजन के बारे में. साउथ में अगर हम तमिल रीजन की बात करें तो जो फर्स्ट नंबर पर आते थे वो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे, जिनको क्या कहा जाता था? वल्लार कहा जाता था. इनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी. ये अपनी लैंड पे खुद काम नहीं करते थे, ये अपने स्लेव्स रखते थे और कई बार जो है ये वर्कर्स को हायर करते थे. ओके, सेकेंड नंबर पर आते हैं भाई उजावर. ये कौन होते थे? ये ऑर्डिनरी प्लोमैन होते थे. इनके पास भी जो है अपनी लैंड होती थी, लेकिन थोड़ी होती थी और ये अपनी लैंड पर खुद ही काम किया करते थे, किसी के अंडर काम नहीं करते थे. जो थर्ड नंबर पर आते थे वो कौन होते थे? लैंडलेस लेबरर्स होते थे, जिनको क्या कहा जाता था? कदिसियार या फिर अधिमई कहा जाता था. सबसे पहले वल्लार, देन उजावर एंड देन जो है कदिसियार और अधिमई. तो ये जो है थ्री टाइप्स थी सदर्न रीजन में. अब नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से रहते थे भाई? नॉर्दर्न रीजन में जो गांव में लोग रहते थे तो फर्स्ट रैंक पे आते हैं ग्राम भोजक. ये जैसे वल्लार होते थे वैसे ही होते थे, बहुत बड़ी बड़ी लैंड इनके पास होती थी और ये ग्राम भोजक की का जो पोजीशन थी वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती थी. यानी कि फादर अगर ग्राम भोजक है तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, देन उसके बाद उसका बेटा, देन उसके बाद उसका बेटा, यानी कि ये हेरिडिटरी थी. ऐसा नहीं कि भाई हाँ किसी और के पास ज़्यादा ज़मीन हो गई है तो वो ग्राम भोजक बन जाएगा, नहीं. ये जो है हेरिडिटरी ही होती थी. और ग्राम भोजक के पास बहुत ज़्यादा बड़े लार्जेस्ट लैंड ओनर्स हुआ करते थे. ये अपना काम खुद नहीं करते थे, अपने पास स्लेव्स रखते थे और वर्कर्स को हायर करते थे अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए. इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे. इवन कई बार तो किंग जो है गांव से टैक्स कलेक्ट करने का काम भी इन्हीं को दे देता था. इसके साथ साथ ये जो है जज और एज ए पुलिस मैन भी वर्क किया करते थे. ओके, ग्राम भोजक के बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो कौन होते थे भाई? गृहपति इन्हें कहा जाता था. ये जो है इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, इनके पास अपनी खुद की लैंड होती थी, अपनी लैंड पर ये काम किया करते थे. नेक्स्ट उसके बाद जो होते थे वो कौन? ये छोटे स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे. ओके, देन उसके बाद होते थे दास कर्मकार. ये वो मैन और वीमेन होते थे जिनके पास जो है अपनी लैंड नहीं होती थी और वो जो है अपनी लाइवलीहुड के लिए कहाँ पर? गृहपतिस के यहाँ पर, सॉरी ग्राम भोजक के यहाँ पर काम किया करते थे. अब ग्राम भोजक, गृहपतिस और जो है दास कर्मकार के अलावा गांव में और भी लोग रहते थे. वो कौन कौन से होते थे? जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर. ये लोग भी जो है गांव में रहा करते थे. उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कॉइन्स के बारे में कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो है 500 ईयर्स अगो के कुछ कॉइन्स मिले हैं
और ये जो कॉइन्स थे वो कैसे कॉइन्स थे, पंच मार्क्स कॉइन थे, इंस्क्रिप्टेड कॉइन नहीं थे। आजकल जो हम कॉइन्स देखते हैं, सपोज हमारे पास 5 रुपीज़ का कॉइन है तो उसके ऊपर जो है 5 इंस्क्राइब किया हुआ है, इसके साथ साथ उस पर कुछ पिक्चर्स भी बनाई हुई हैं। लेकिन ये जो कॉइन्स होते थे ये इंस्क्राइब नहीं होते थे, ये पंच कॉइन होते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जो है इन जो इमेजेस को यहाँ पर पंच किया गया है। एक्चुअली मेटल को जो है ये लोग फ्लैटन करते थे और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को पंच कर दिया जाता था, इसीलिए इन कॉइन्स को कहा गया पंच मार्क्ड कॉइन्स। ओके, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस। उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हुई हैं जिनमें जो है बहुत सारे फंक्शंस किए जाते थे, यानी कि बहुत तरीक़ों से वो सिटी फेमस होती थी। उनमें से एक सिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मथुरा। ओके, नाम सबने सुना ही होगा। मथुरा जो है क्या किस लिए फेमस है? कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से फेमस है कि भाई हाँ, कृष्ण का जन्म यहाँ पर हुआ था। तो इसके साथ साथ 2500 ईयर्स अगो मथुरा किस लिए फेमस थी? एक्चुअली मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट थी उस टाइम पर। ये जो है क्रॉस रोड के ऊपर जो है लोकेटेड थी। अगर कोई नॉर्थ से साउथ आता या फिर जो है वेस्ट से ईस्ट की साइड जाता तो मथुरा जो है यहाँ पर लोकेट थी, यानी कि ट्रेडर्स अगर नॉर्थ से साउथ आते तो भी वो मथुरा में रुकते, और अगर वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते तो भी वो मथुरा में रुकते थे। यानी कि ट्रेडर्स के रुकने की ये जगह बनी हुई थी और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। इसके साथ साथ ये जो सिटी थी इसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन था, यानी कि चारों तरफ जो है बाउंड्री बनाई गई थी बड़ी बड़ी दीवारों की, ताकि जो है जो दूसरे एनिमीज़ हैं वो जो है इसके ऊपर अटैक ना कर सके। ओके, अब सिटी थी तो यहाँ पर लोग जो है फार्मिंग तो किया नहीं करते थे, तो इसके आसपास के गांव वाले जो लोग होते थे वहीं से जो है इनको फूड प्रोडक्शन मिलता था। इसके साथ साथ मथुरा में जो है बहुत ही फाइन स्कल्पचर्स जो है प्रोड्यूस किया जाता था, यानी कि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। नेक्स्ट, नियर अबाउट 2000 ईयर्स अगो मथुरा जो है कुशानाज की सेकेंड कैपिटल बना था। ओके, इसके साथ साथ मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स थे, एंड यहाँ पर जो है कृष्णा के ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा, जो कि आज भी है। आज भी अगर हम मथुरा में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? कृष्णा की भक्ति के लिए, कृष्णा का जन्म जहाँ पर हुआ वो सब देखने के लिए जाते हैं। ओके, कृष्णा के टेम्पल्स में वहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे कृष्णा के टेम्पल्स वहाँ पर हैं। अब मथुरा में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी जो है इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, लेकिन ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये अशोका के इंस्क्रिप्शंस की जैसे नहीं है बड़ी बड़ी, यानी कि पत्थरों पे बड़ी बड़ी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे इंस्क्रिप्शंस नहीं है। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट को इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो छोटी छोटी जो है स्टोन स्लैब्स पे मिली हैं। इनके ऊपर जो है क्या लिखा हुआ है, लाइक आजकल जो उस टाइम पर लोगों ने जो है दान दिया मंदिरों में वही लिखा हुआ है। आजकल भी अगर मंदिरों में कोई दान देता है, सपोज किसी ने मंदिर में मूर्ति लगवाई है, धर्मशाला में कोई कमरा बनाया है, तो वो क्या करते हैं, स्टोन की स्लैब पे अपना नाम लिखते हैं और बता देते हैं कि भाई हमने यहाँ ये कमरा बनवाया है या फिर यहाँ पर ये मूर्ति लगवाई है। तो सेम जो है उस टाइम पर भी लोग किया करते थे। कुछ मैन, समटाइम विमेन भी जो है मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स में दान दिया करती थी और उसी दान को जो है वो लोग लिखवा देते थे। अब कौन कौन लोग दान देते थे? किंग्स, क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, उस सिटी में रहने वाले ये लोग। इसके साथ साथ गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर और परफ्यूमर्स भी जो है वहाँ पर क्या किया करते थे, दान दिया करते थे। तो इन्हीं के दान के बारे में वहाँ पर छोटी छोटी जो है स्टोन स्लैब्स लिखी हुई हैं, छोटे छोटे जो है इंस्क्रिप्शंस वहाँ पर मिले हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था भाई क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर द क्राफ्ट। बहुत सारे क्राफ्ट्स भी जो हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। इनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट है वो क्या है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब इनको जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्यों कहा जाता है? ये जो है मिट्टी के बने हुए होते थे। इनको पॉटर क्या करते थे, बहुत ही तेज़ भट्टी में एक फाइन आग में इनको जो है पकाया जाता था। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है ब्लैक पॉलिश की जाती थी और ये पॉलिश इतनी चमकदार होती थी कि ऐसा लगता था कि भाई हाँ ये मेटल के बने हुए हैं, मतलब कि ये मिट्टी के तो लगते ही नहीं थे, मेटल के बने हुए ये बर्तन लगते थे। और इसीलिए इनको जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थ में ज़्यादातर ये जो है नॉर्थ की साइड पे मिले हैं, तो इसीलिए इनको जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा गया है। ओके, अब कुछ ऐसे क्राफ्ट्स भी हैं जो आज सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ वहाँ पर सिर्फ
इन्हीं नॉर्दर्न ब्लैकवेयर को ही यूज़ किया जाता था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्राफ्ट्स थे, जैसे कि अगर हम बात करें कपड़े की, तो कपड़े के बारे में हमें जो है टेक्स्ट से, हमारी बुक से तो पता चलता है कि भाई उस टाइम पर जो है कपड़ा बनाया जाता था, कपड़ा वीव किया जाता था, डेफिनेटली वीव किया जाता था, क्योंकि इस टाइम पर लोगों ने सिटी में रहना स्टार्ट कर दिया था और कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कोई भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स पर जो है कपड़ा, क्लोथ जो है रिमेंबर नहीं मिला है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, लेकिन फिर भी वहाँ पर सेंटर्स तो थे, और जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे कपड़ा बनाने के वो कौन कौन से थे? वाराणसी इन नॉर्थ एंड साउथ में कौन सा था? मदुरई। और इसके बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ से पता चला है? हमारे टेक्स्ट यानी कि बुक से पता चला है। उस टाइम पर जो क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर लिया था? अपनी अपनी एसोसिएशंस बना ली थी, और इन एसोसिएशंस को वो क्या कहा करते थे? श्रेणीज कहा करते थे। अब ये क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स की एसोसिएशंस क्या काम करती थी? क्राफ्ट पर्सन्स जो होते थे वो लोगों को जो है कपड़ा बनाने के लिए या जो भी क्राफ्ट बनाने के लिए उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, उनसे जो है फिनिश प्रोडक्ट लेते थे और फिर उसको जो है मर्चेंट्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब मर्चेंट्स की जो श्रेणीज होती थी वो क्या करती थी? ट्रेडिंग का काम करती थी। अब इन दोनों श्रेणीज मिलकर सिर्फ ये काम नहीं किया करते थे, इसके साथ मिलकर जो है ये बैंक की तरह भी काम किया करते थे। यानी कि जो रिच मैन और वीमेन होते थे वो अपना पैसा जो है इनके पास डिपॉजिट करवा देते थे, और ये लोग जो है उनको इस पैसे का इंटरेस्ट दे देते थे। कई बार इस इंटरेस्ट को जो है रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स वगैरह कभी कहीं सिटी में बनवाने होते थे तो इस पैसे को यूज़ किया जाता था। ओके, आफ्टर दैट हमने जो है अरिकमेडु के बारे में पढ़ा। अरिकमेडु पुडुचेरी में है। बिटवीन 2200 और 1900 ईयर्स अगो अरिकमेडु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्टल सेटलमेंट थी। यहाँ पर जो है दूर दूर के लैंड से आने वाले शिप्स को अनलोड किया जाता था। ओके, यहाँ पर हमारे के आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़ा जो है ब्रिक्स का स्ट्रक्चर मिला है, जिसको एज अ वेयर हाउस वो लोग यूज़ करते होंगे। वेयर हाउस मतलब कि स्टोर हाउस, स्टोर की तरह जो है इसको यूज़ किया जाता था। यहाँ पर जो वेयर हाउस में जो चीज़ें मिली हैं उनमें एक तो मिली है भाई मेडिटेरेनियन रीजन से आने वाली पोट्री, जिसको जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया है? एमाफोर दिया है। ये टोल डबल हैंडल जो है जार हुआ करते थे, और इनका यूज़ जो है लिक्विड जैसे कि ऑयल और वाइन रखने के लिए यूज़ किया जाता था। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री भी यहाँ पर मिली है, यानी कि ये क्या करते थे? बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना लिए इन्होंने। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इसके ऊपर डिफरेंट स्टेम्स यहाँ पर लगा देते थे, और इसके अंदर क्ले डालते थे। जब क्ले डालते थे और इसको पीटा जाता था तो ये जो स्टेम्स यहाँ पे बनी हुई हैं वो बाहर की तरफ जो है छप जाती थी। तो ऐसी जो है मिली है इनको पोट्री, और इन्होंने क्या नाम दिया है? एरेंटाइन वेयर दिया है। यानी कि इन बर्तनों को इन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है? एरेंटाइन वेयर कहा है। और ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि एरेंटाइन जो है इटली की सिटी है और मेनली वहीं से आए हुए ये बर्तन थे, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको एरेंटाइन जो है वेयर कहा है। ओके, नेक्स्ट इसके साथ साथ हमारे के आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर छोटे छोटे टैंक्स भी मिले हैं, और इन टैंक्स को प्रोबेबली जो है डाई करने के लिए यूज़ किया जाता होगा, कपड़े को डाई करने के लिए। बहुत सारे एविडेंसेस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर ऐसे भी मिले हैं, जैसे कि बीड्स बनाने के। भाई सेमी प्रेशियस स्टोन और ग्लास से यहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे, यानी कि यहाँ पर स्टोन और ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं कि भाई हाँ प्रोबेबली यहीं पर जो है हमारे जो वर्कर्स होते थे यहीं पर जो है स्टोन से बीड्स वगैरह बनाते थे, और फिर जो है उसको सब कॉन्टिनेंट में दूसरे पार्ट्स में लेकर जाया जाता था। ओके, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम जो है आगे वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है आज का वो है ट्रेड एंड ट्रेडर्स। हमने जो है अभी ब्लैक नॉर्दर्न पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा। ये बहुत ही फाइन पोट्री होती थी, और इसमें स्पेशली कौन कौन से बर्तन होते थे? बोल्स और प्लेट्स होते थे। ठीक है, बोल्स और प्लेट्स ही स्पेशली होते थे, और ये जो है बहुत सारी आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरिकमेडु में ही इनको पाया गया है, सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी डिफरेंट साइट्स में जो है ये मिले हैं। मतलब कि यहाँ पर इसको अरिकमेडु में उतारा जाता था, और फिर उसको जो है सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स पर, डिफरेंट प्लेसेस पर ले जाया जाता था। जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे? इनको जो है डिफरेंट प्लेसेस पर लेकर जाते थे, और दूसरे प्लेसेस पर जाकर इनको क्या कर देते थे? सेल कर देते थे। ओके, इसके साथ साथ हमारा जो साउथ इंडियन पार्ट था वो फेमस था किसके लिए? फॉर गोल्ड एंड स्पाइसेस।
साउथ इंडिया, भाई ये देखो मेन क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि साउथ इंडिया जो है उस टाइम पर किसके लिए फेमस था? गोल्ड एंड स्पाइसेस के लिए। अब स्पाइसेस में भी एक पर्टिकुलर स्पाइस है, दैट इज ब्लैक पेपर, ओके, और प्रेशियस स्टोन। पेपर जो है पर्टिकुलरली रोमन एम्पायर में बहुत यूज़ किया जाता था, और इतना यूज़ किया जाता था कि वहाँ के लोग इसको क्या कहते थे? ब्लैक गोल्ड कहते थे। रोमन एम्पायर में कौन सा स्पाइस यूज़ किया जाता था? ब्लैक पेपर यूज़ किया जाता था, और वहाँ के लोग इसको क्या कहा करते थे? ब्लैक गोल्ड कहा करते थे, ठीक है। सो जो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स, बहुत सारा ऐसा सामान जो है जो ट्रेडर्स होते थे अपने शिप्स में भरकर जो है रोम में ले जाते थे। समुंदर के कई बार जो है समुंदर के किनारे और समुंदर के रास्ते, और कई बार जो है लैंड के रास्ते अपने कारवांस में, यानी कि अपना झुंड बनाकर चलते थे। जैसा कि अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी में देखा हो तो कैसे वो लोग जो है झुंड बनाकर अपने सामान को जो है मोहनजोदाड़ो की तरफ लेकर जाते हैं, मोहनजोदाड़ो लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पर उसको सेल कर देते हैं। सेम वैसा ही जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में किया जाता था। जो भी चीज़ें कहीं से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी होती थी तो उनको जो है शिप्स में भी ले जाया जाता था और लैंड के थ्रू भी ले जाया जाता था, ठीक है। There must have been quite a lot of trade as many Rome gold coin have been found in the South India, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हाँ, उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ों का ट्रेडिंग किया जाता होगा, क्योंकि अबेंडेंस मिले हैं यहाँ पर साउथ में जो है रोमन गोल्ड कॉइन बहुत मात्रा में मिले हैं। तो इट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे एक पोएम दी हुई है ट्रेड के बारे में। भाई ज़्यादा हमारा जो है इस पोएम से कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पोएम मिली है वो संगम पोएम्स हैं, यानी कि संगम के जो हमारे लिटरेचर्स हैं, संगम के जो टेक्स्ट हैं, वहीं से ये पोएम मिली है। इसमें पोएम में क्या बताया गया है? स्विफ्ट प्रेंसिंग हॉर्सेस बाय सी इन द शिप्स, जो स्विफ्ट बहुत ही जो तेज़ और तर्रार घोड़े होते थे उनको जो है समुद्री जहाज़ों पर भर कर ले जाया जाता था। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, ब्लैक पेपर जो है, ब्लैक पेपर की बेल्स क्या होती हैं? गठरी। ब्लैक पेपर्स की जो गठरी होते हैं उनको जो है कार्ट्स में ले जाया जाता था। इसके बाद जो है जैम्स, हिमालय से मिलने वाले जैम्स, वेस्टर्न हिल से मिलने वाले सैंडलवुड और सदर्न सी से मिलने वाले पर्ल्स, ईस्टर्न ओशन से मिलने वाले कोराल्स और गंगा और कावेरी से मिलने वाले क्रॉप्स। इसके साथ साथ जो है फूड स्टफ जो है श्रीलंका से, पॉटरी म्यांमार से, ये सारी चीज़ें जो है दूसरे पार्ट्स में जो है इंपोर्ट की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी। जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बहुत सारे सी रूट्स को जो है एक्सप्लोर कर लिया था। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ वो एक ही रूट से चलेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में जो है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में उनको सामान पहुंचाना होता था, तो वो उन्होंने जो है डिफरेंट रूट्स को जो एक्सप्लोर कर लिया था। और ये जो रूट्स होते थे, मोस्टली ये जो रूट्स होते थे वो किसके साथ साथ चलते थे? कोस्ट के साथ साथ। अब अगर हमारी कंट्री के मैप को हम देखें तो हमारी कंट्री का जो साउथ पार्ट है वो क्या है? ऐसे है भाई, और बिल्कुल यहाँ पर हर तरफ क्या है? पानी ही पानी है, ओके। सो जो मेनली जो रूट होते थे वो क्या होते थे? समुद्र के किनारे किनारे होते थे, ताकि अगर उन्हें रुकना होता तो वो लैंड पर इजीली उतर भी आते थे। सपोज लंबी यात्रा है, दूर तक जाना है, तो लैंड पर वो जो है उतर भी आते थे। देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, कुछ ऐसे रूट्स थे जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को पार कर कर आते थे। और कई बार जो है इन रूट्स को पार करने के लिए जो सेलर्स होते थे वो किसका सहारा लेते थे? मॉनसून विंड्स का सहारा लेते थे, क्योंकि विंड्स के साथ साथ जब वो लोग चलते थे तो उनको जो है सेलिंग में इजी होता था। जैसे इधर हवाएं बह रही हैं तो पानी का बहाव भी इधर होगा, तो पानी का बहाव हवा के साथ जो इनके शिप्स होते थे वो इजीली जो है बह जाते थे। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की साइड जाने के लिए ये किसका यूज़ करते थे? मॉनसून विंड्स का यूज़ करते थे, ताकि वो जो है इजीली वहाँ तक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सके, ओके। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्टर्न अफ्रीका और अरेबिया, ईस्टर्न अफ्रीका और अरेबिया से आने वाले जो सेलर्स होते थे वो जो है वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचने के लिए वो भी क्या करते थे? मॉनसून विंड्स का ही यूज़ किया करते थे। वो दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मॉनसून, और वो किसके साथ चलते थे? साउथ वेस्ट मॉनसून का यूज़ किया करते थे। मतलब कि हमारी कंट्री से जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को पार करके जाते थे, वो भी मॉनसून विंड्स का यूज़ करते थे। और जो लोग ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से आते थे हमारी कंट्री में,
वो भी क्या करते थे, मॉनसून विंड्स के साथ ही सेल करते थे, साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ वो सेल करते थे, ताकि उनकी जो सेलिंग है, उनकी जो यात्रा है वो इजीली हो सके। और विंड क्या करती थी, उनके जो स्टडी का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग शिप्स होते थे उनको ईजीली ये जो लंबी जर्नी होती थी उसको ईजी पार करने में हेल्प करती थी। ओके, नेक्स्ट है न्यू किंगडम्स एंड अलोंग द कोस्ट। अब कोस्टल एरिया कितना इंपॉर्टेंट था हमें पता चल गया, क्योंकि कोस्टल एरिया पर ही जो है क्या होता था, सारा का सारा जो है ट्रेडिंग का सामान यहीं पर रूट्स बने हुए थे, यहीं से लेकर जाया जाता था। तो जो किंग्स होते थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई चलो कोस्टल एरिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम जो है अपना रूल कर लेते हैं, इसके ऊपर जो है हम अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। तो अब इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, देखिए हम इस चैप्टर में, हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। द सदर्न हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मार्क अलोंग बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे कंट्री का जो सदर्न पार्ट है वो किससे मार्क्ड है, अलोंग, बहुत लंबी सी कोस्ट लाइन, हिल्स हैं वहाँ पर, प्लेट्यूज हैं और रिवर वैलीज हैं। अमंगस्ट द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। और अगर हम सभी रिवर वैलीज़ की बात करें तो कावेरी जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल रिवर वैली थी। अब यहाँ पर जो है भाई ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो रिवर वैली थी वो कौन सी थी, कावेरी थी। ओके, chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful। वो सरदार और राजा जिन्होंने जो है कोस्ट और वैलीज को अपने अंडर कर लिया वो जो है रिच और पावरफुल बन गए। क्योंकि कैसे बने, देखो ट्रेडिंग का सामान यहीं से जाता था, जो ट्रेडर्स जाते थे इनके रास्ते से जो भी जाते थे, मतलब कि इनके एरिया से जो भी जाते थे उनसे ये गिफ्ट लेते थे, टैक्स लेते थे और ट्रिब्यूट भी लेते थे। तो मतलब इनको बहुत सारा पैसा और सामान तो ऐसे ही मिल जाता था। तो कोस्टल एरिया पर जो अपना अधिकार जमाने वाले जो किंग्स थे वो बहुत जल्दी ही रिच और पावरफुल बन गए। संगम पोएम्स में इसके बारे में लिखा हुआ है, और संगम पोएम्स में जो है किसके बारे में, एक यहाँ पर मोविंदार की जो है चर्चा यहाँ पर मिली है। मोविंदार का मीनिंग क्या होता है, ये एक तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चीफ्स, यानी कि सरदार। यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। इसके लिए किसके, ये मोवेंदार वर्ड जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, 3 रूलिंग फैमिलीज के लिए यूज़ किया गया है। और ये रूलिंग फैमिलीज कौन सी थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। इनको याद रखना है कि भाई हाँ कौन सी ये 3 रूलिंग फैमिलीज थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। और इनको जो है क्या कहा जाता था, मोविंदार कहा जाता था। और ये मोविंदार वर्ड हमें कहाँ से मिला है, संगम पोएम से मिला है। ये एक तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, चीफ होता है। क्लियर, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। और ये जो तीनों चीफ्स थे, जो तीनों सरदार थे, ये एक्चुअली राजा नहीं थे, इनको सरदार कहा जाता था, किंग नहीं कहा जाता था। ये जो है साउथ इंडिया में नियर अबाउट 2300 ईयर्स अगो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे भाई, ठीक है। ईच ऑफ 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। ये जो तीनों चीफ थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, इनमें इनके पास जो है तीनों के पास 2-2 सेंटर ऑफ पावर था। कहाँ पर, एक लैंड पर हुआ करता था और एक ये जो है कोस्टल एरिया पे इनका जो है पावर ऑफ सेंटर था। लैंड पर भी अपनी पावर रखते थे और जो है कोस्टल एरिया पर तो मैंने आपको बता दिया क्यों रखते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है मोस्टली ट्रेडिंग होती थी। तो ट्रेडिंग करने वाले जो ट्रेडर्स होते थे अपना सामान में से कुछ गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट जो है ये इन किंग्स को दिया करते थे। 1 inland and 1 of the coast। आउट ऑफ 6 cities 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनकी देखो, हर एक चीफ के पास कौन, 2-2 सेंटर हुआ करते थे। तो कितने हो गए टोटल, 3 चीफ हैं तो टोटल 6 हो गई। इन 6 में से 2 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और वो 2 इम्पॉर्टेंट कौन कौन से थे, पुहार और जिसको जो है कावेरी पट्टिनम कहा गया है, पुहार और कावेरी पट्टिनम जो कि चोलास के पास था, एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। कावेरी पट्टनम और मदुरई ये जो है दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे इनके। और ये किस किस के पास थे, कावेरी पट्टनम किसके पास था, चोलास के पास था, और मदुरई किसके पास था भाई, पांड्यास के पास था। जो चीफ होते थे वो रेगुलर टैक्स को जो है कलेक्ट नहीं करते थे, जैसे किंग क्या करते थे ना टैक्स को कलेक्ट, वैसे ये चीफ जो है टैक्स को कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड ये क्या करते थे, लोगों से जो है गिफ्ट मांगा करते थे
और ये जो है दूर दूर अपनी मिलिट्री एक्सपेडिशन पर जाया करते थे और वहाँ से जो नेबरिंग एरियाज़ होते थे वहाँ से ट्रिब्यूट इकट्ठा किया करते थे। लोगों को कहते थे हम आए हैं तुम्हारे एरिया में घूमने के लिए, हमें गिफ्ट दो। ठीक है, ये टैक्स नहीं लेते थे, ये लोगों से गिफ्ट लेते थे और हर तरह का सोशल रैंक वाला इनको गिफ्ट देता था। जो अमीर होता था, जो रिच होता था, जो गरीब होता था, गरीब के पास सपोज जो है कुछ फूड प्रोडक्शन है तो वो फूड प्रोडक्शन इनको गिफ्ट में देना, ये मैंडेटरी होता था। ऐसा नहीं है गिफ्ट है लेकिन फिर भी ये मैंडेटरी गिफ्ट होता था, इनको देना ही देना पड़ता था। ओके, दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ, ये जो है इस वेल्थ का, ये जो गिफ्ट और ट्रिब्यूट्स इनको मिलते थे इनमें से अपने पास कुछ रख लेते थे, बाकी जो ये को जो है अपने स्पॉटर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और इनके स्पॉटर्स में कौन कौन होते थे? फैमिली मेंबर्स, सोल्जर्स और पोएट्स। कौन कौन से होते थे? कौन कौन होते थे? फैमिली मेंबर्स, सोल्जर्स और पोएट्स में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। चीफ के बारे में आपको फिर से बता रही हूँ कि जो चीफ होते थे वो किंग्स की तरह रेगुलर टैक्स जो है कलेक्ट नहीं किया करते थे। इंस्टेड वो जो है लोगों से जो है गिफ्ट रिसीव किया करते थे, दूर दूर अपनी मिलिट्री को लेकर जाते थे, मतलब आसपास के एरियाज़ में जाते थे और वहाँ से भी लोगों से जो है ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे और ये ट्रिब्यूट लोगों को देना मैंडेटरी होता था। और ये जो वेल्थ वहाँ से वो कलेक्ट करते थे इसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेते थे, कुछ हिस्सा ये लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने स्पॉटर्स में। और वो जो स्पॉटर्स होते थे वो कौन होते थे? इनके फैमिली मेंबर्स, सोल्जर्स और पोएट्स हुआ करते थे। मैनी पोइट्स हुज कॉम्पोजिशन आर फाउंड इन संगम कलेक्शन, बहुत सारे ऐसे पोइट्स जिनकी कॉम्पोजिशन हमें संगम कलेक्शन में मिली है। वो कहाँ? उन्होंने जो है अपनी कलेक्शन में, अपनी पोएम्स में चीफ्स के प्रेज में बहुत सारे जो हैं पोएम्स लिखी हैं। और ऐसा क्यों लिखा है? अभी बताया ना, क्योंकि ये इनको गिफ्ट दिया करते थे। गिफ्ट में क्या क्या? प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स, रथ और फाइन क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें जो है ये इनको गिफ्ट में दिया करते थे। इसीलिए जो ये पोइट्स होते थे ये बहुत सारी पोएम्स जो हैं इनके बारे में, ये जो चीफ्स होते थे उनके प्रेज के बारे में लिखते थे। ओके, नेक्स्ट जो है अराउंड 200 ईयर लेटर्स अ डायनेस्टी नोन एज द सातवाहन। 200 ईयर लेटर्स की, आज से 200 साल पहले एक डायनेस्टी, एक पावरफुल डायनेस्टी जो है आई और उस डायनेस्टी को क्या कहा जाता था? सातवाहन कहा जाता था। और कौन से रीजन में थी? वेस्टर्न इंडिया में थी। ओके, अराउंड 200 ईयर्स अगो वेस्टर्न इंडिया में एक पावरफुल डायनेस्टी बनी और इस डायनेस्टी का क्या नेम था भाई? सातवाहन नाम था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहन वॉज गोमती पुत्र श्री सतकर्णी। जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सातवाहन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था उसका क्या नाम था? गोमती पुत्र श्री सतकर्णी। ये जो थे ये जो है अपनी माँ के नाम से जो है अपना वंश आगे चला रहे थे। देखिए मेनली जो होता है वो फादर के नेम से ही चलता है, लेकिन जो सातवाहन किंग्स थे इनका जो वंश था वो किसके नाम से बढ़ रहा था? इनकी माँ के नाम से बढ़ रहा था। ओके, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। हमें जो है इसके बारे में कहाँ से पता चला? एक इंस्क्रिप्शन जो कि उसकी मदर के लिए लिखी हुई थी और उसकी मदर का क्या नाम था? गोमती बालाश्री। अब देखिए गोमती पुत्र श्री सतकर्णी, ये अपनी माँ के नाम को आगे बढ़ाते थे। ही एंड अदर सतवाहन रूलर वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। दक्षिण मतलब साउथ। ओके, एंड पथ का मीनिंग क्या होता है? रूट। सो दक्षिण का, साउथ का जो रूट था वहाँ पर इन सातवाहन रूलर्स को क्या कहा जाता था? लॉर्ड्स कहा जाता था, मालिक कहा जाता था। लिटरली द रूट्स लीडिंग टू द साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज्ड अ नेम फॉर द एंटायर साउथ रीजन। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड द सदर्न कोस्ट। और इन्होंने अपनी आर्मी को कहाँ कहाँ पर भेजा? ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट में भेजा। फिर से जो है हम इस पैरा को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नियर अबाउट 2000 ईयर्स अगो एक डायनेस्टी वेस्टर्न इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है, एक पावरफुल डायनेस्टी बनी और इस डायनेस्टी का क्या नाम था? सातवाहन था। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था वो था गोमती पुत्र श्री सतकर्णी। और इसके बारे में हमें जो है उसकी मदर के बारे में जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ उससे पता चला है, उसकी मदर का नाम था गोमती बालाश्री। ये और दूसरे जो सातवाहन रूलर्स थे उनको जो है दक्षिण पथ पर किस नाम से पुकारा जाता था? लॉर्ड्स, यानी कि मालिक इनको कहा जाता था। और उन्होंने जो है अपनी मिलिट्री को सिर्फ यहीं पर नहीं रखा, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट में जो है उन्होंने अपनी मिलिट्री को भेजा और यहाँ पर भी जो है अपना रूल उन्होंने किया। वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द कोस्ट?
अभी मैंने आपको रीज़न बताया भी कि भाई कोस्ट को जितने भी राजा होते थे वो क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि कोस्ट के चारों किनारे किनारे से जो है ट्रेडिंग की जाती थी और इन ट्रेडिंग से जो है ये बहुत सारा सामान गिफ्ट के रूप में ले लेते थे। सिल्क रूट एंड द कुशानास, देखिए भाई चाइना, इंडिया, अरब एंड ग्रीक, ये जो कंट्रीज़ थी या ये क्या करती थी, एक ही रूट से जो है आती जाती थी और यहीं पर जो है ट्रेडिंग करती थी और इसी रूट को किस नाम से जाना जाता है, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ दिस रूट, बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने जो है सिल्क रूट के एक लार्ज पोर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की। और वो क्यों की थी, क्योंकि इसी रूट से जो है कई सारी कंट्रीज़ में आपस में ट्रेडिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था और जिस भी एरिया में ट्रेडर्स जाते थे वहाँ पर जो है इन ट्रेडर्स से गिफ्ट लिया जाता था। This was because they could benefit from the tax, tributes and gift they were bought by the traders traveling along the route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacked by the robbers. ये इन ट्रेडर्स से बहुत सारे गिफ्ट लेते थे, टैक्स लेते थे और ट्रिब्यूट्स लेते थे और इन रिटर्न में ये क्या करते थे, इन ट्रेडर्स को जो है रोबर्स के अटैक से बचाते थे अपने एरिया में। मतलब जहाँ तक उनकी बाउंड्री होती थी वहाँ तक ये जो है ट्रेडर्स आराम से जा सकते थे, रोबर्स इनके ऊपर अटैक नहीं करते थे। अदरवाइज़ तो क्या होता था, उस टाइम पर बहुत सारे रोबर्स होते थे जो इनके ऊपर अटैक करते थे, उनका सामान चुरा लेते थे, उठा लेते थे, छीन लेते थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशानास, जिसने सबसे ज़्यादा जो है सिल्क रूट को कंट्रोल किया वो कौन थे, कुशानास, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो, जिन्होंने जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल एशिया पर कितने टाइम पहले राज किया था, 2000 ईयर्स अगो राज किया था। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा, और इनके जो टू मेजर पावर्स थे वो कौन कौन से थे, पेशावर एंड मथुरा। मथुरा के बारे में हम रीड कर ही चुके हैं कि भाई मथुरा कितनी इंपॉर्टेंट सिटी थी, तो कुशानास ने जो है मथुरा को अपने अंडर ले लिया था और इनके जो ये है जो है टू इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, तक्षशिला जो कि क्या माना जाता है, एजुकेशन का हब माना जाता था। वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि भाई हाँ एक इंसान जो अपनी लाइफ में उन बुक्स को नहीं पढ़ सकता था। ओके, ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स ऑफ द माउथ ऑफ द इंडस रिवर, और इन्हीं के रूल में जो है सेंट्रल एशिया से लेकर इंडस रिवर तक जो है सिल्क रूट को जो है पहुंचा दिया गया था। यानी कि यहाँ पर सी पोर्ट्स बना दिए गए थे, अलग अलग जगह पर सी पोर्ट्स बना दिए गए थे। वहाँ पर जो है सीज जो शिप्स होते थे वो रुकते थे और अपने सामान को लोड अनलोड करते थे। अगर उन्हें जो है बीच में रेस्ट करना होता था तो वो लोग वहीं पर रुकते थे। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्ट वर्ड्स टू द रोमन एम्पायर, और इन्हीं सी पोर्ट्स के थ्रू, इसी एरिया के थ्रू जो है सिल्क जो है वेस्ट वर्ड से यानी कि चाइना से लेकर रोमन एम्पायर तक जो है क्या किया जाता था, शिप्ड किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। ओके, सो हमारा चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप जो है आपको जो है चैप्टर से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।